स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 12वीं के केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स का अगला क्लास लेकर आपके समक्ष हैं। और आज के क्लास में बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं अभिक्रिया वेग की उत्प्रेरक पर निर्भरता। यानी पीछे हमने पढ़ा कि अभिक्रिया वेग पर तापमान का क्या फर्क पड़ता है, तापमान बढ़ाने पर क्या अभिक्रिया का वेग बढ़ता है या घटता है। तो हाँ, हमने उसके विषय में बेटा चर्चा करी। और आज हमको पढ़ना है अभिक्रिया वेग पर उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे आप सुनते होंगे कि फला अभिक्रिया, मान लीजिए ए बी से अभिक्रिया करता है और यहाँ पर रिएक्शन के ऊपर लिखा रहता है एक्स की उपस्थिति में। आप अक्सर देखते होंगे जब आप केमिस्ट्री का इक्वेशन लिखते होंगे, रासायनिक समीकरण लिखते होंगे, तो ऐसे लिखा रहता है यहाँ पर कोई अभिकारक, यहाँ पर कोई अभिकारक, और यहाँ पर लिखा रहता है इसकी उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है, और यहाँ पर फिर उत्पाद लिखा रहता है। तो क्या इसको क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक। आप बहुत सारे उत्प्रेरक का नाम जानते भी होंगे। तो क्या इस उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण यह अभिक्रिया जल्दी हो जाती है या अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन होता है या क्या फर्क पड़ता है, इसी को हमको पढ़ना है। तो इसका अध्ययन करने के लिए सबसे पहले तो हमको यही जानना होगा कि उत्प्रेरक होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसका अभिक्रिया के वेग पर क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए बेटा, लिखा है उत्प्रेरक वह रासायनिक पदार्थ है, उत्प्रेरक एक रासायनिक पदार्थ है जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है। तो हमने पहले भी पढ़ लिया कि अभिक्रिया के वेग को ये परिवर्तित करता है, परंतु स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। देखिए बेटा, इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया जरूर होती है, लेकिन यह रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेता या इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। ये जैसा यहाँ पर रहता है अभिक्रिया के बाद भी वैसे का वैसा ही बना रहता है। इधर अभिकारक है और अभिक्रिया के बाद ये उत्पाद बन जाता है। यहाँ पर ए था, बी था, ए भी हो गया। जैसे यहाँ पर H2 रहता है और यहाँ पे O2 रहता है, अभिक्रिया के बाद ये H2O बन जाता है। यहाँ इसमें परिवर्तन हो गया, लेकिन इस उत्प्रेरक की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा और न ही रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन होगा। तो उत्प्रेरक क्या है बेटा? उत्प्रेरक वह रासायनिक पदार्थ है जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है, परंतु यह याद रखिएगा कि उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे जानते हैं कि वो भी रिएक्शन करता होगा, उससे भी कुछ बनता होगा। ऐसा कुछ नहीं है। उत्प्रेरक केवल उसकी उपस्थिति में वह रिएक्शन होता है, वह अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। लेकिन ये मैं बता दूं कि वह थोड़े समय के लिए, क्षण मात्र के लिए वह संगठित होकर मध्यवर्ती बनाता है। जैसे देखिए बेटा, अगर मान लीजिए हम इसी अभिक्रिया को ले लें A + B और यहाँ पे बनता है AB, ठीक है। और यहाँ पर X की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। किसकी उपस्थिति में होती है? X की उपस्थिति में, यानी कि X कोई हमने मान लिया है कि वो उत्प्रेरक है। तो यहाँ पर क्या होता है, AX के साथ मिलकर थोड़े समय के लिए AX बनाता है, ये मध्यवर्ती बनता है, और फिर AX B के साथ मिलकर AB बना देता है और ये X खत्म, अलग हो जाता है। X क्या होता है? अलग हो जाता है। यानी X जैसे पहले था, X वैसे का वैसा हमको मिल जाता है। हाँ, थोड़े समय के लिए वो मध्यवर्ती बनाया था, मध्यवर्ती फिर दूसरे वाले अभिकारक से रिएक्शन करके जो भी उत्पाद बनाना हो वो उत्पाद बन जाता है, और X हमारा जैसे पहले था वैसे का वैसा हमको मिल जाता है। उसके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अगर इसका मतलब यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लिया, क्योंकि कोई भी पदार्थ अगर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा तो उसके रासायनिक संगठन में जरूर थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा। इसके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आपने क्या पढ़ा? उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना भाग लिए ही अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है। अब आइए देखते हैं कि कैसे उत्प्रेरक काम करता है। सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर दीजिए बेटा। अब आइए बेटा, तो समझते हैं कि अभिक्रिया के वेग में कैसे परिवर्तन करता है क्या? उत्प्रेरक। तो आप सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक अभिक्रिया कैसे होती है। सबसे पहले अभिक्रिया में मध्यवर्ती का निर्माण होता है। सबसे पहले क्या होता है? बीच में मध्यवर्ती बनता है और मध्यवर्ती के बाद धीरे धीरे
प्रोडक्ट बनता है, यानी कि उत्पाद बनता है। तो मध्यवर्ती को बनने के लिए एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अभिकारक से मध्यवर्ती को बनने के लिए एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और उस ऊर्जा को आप भी जानते हो कि हम संक्रियण ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो जब हम अभिक्रिया बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं तो संक्रियण ऊर्जा का मान ज्यादा होता है, और जब हम उत्प्रेरक की उपस्थिति में वही अभिक्रिया कराने लगते हैं तो उस संक्रियण ऊर्जा का मान घट जाता है। इसको एक ग्राफ के माध्यम से हम समझते हैं। ये मान लीजिए हम एक ग्राफ बनाते हैं, ये हमारा y एक्सिस हो गया और ये हमारा x अक्ष हो गया। जैसा कि ग्राफ को ऐसा पहले हम संक्रियण ऊर्जा को पढ़ाते समय बना चुके हैं। अब यहाँ पर हम मान लीजिए ऊर्जा को प्रदर्शित कर रहे हैं, ये हमारी ऊर्जा को बता रहा है, और इधर हम उत्पाद को शो करेंगे। ठीक है, अब मानते हैं पहले यहाँ पर जो हमारा क्या है अभिकारक है उसका ऊर्जा यहाँ पर उसका ऊर्जा का लेवल इतना था। जो हमारा अभिकारक है बेटा उसके ऊर्जा का लेवल इतना था। कुछ न कुछ तो ऊर्जा हर अभिकारक के अंदर होती है, तो ऊर्जा का लेवल मान लीजिए हमारा इतना था। अब हमने ऊर्जा देना इसको शुरू किया, और यहाँ पर आकर मध्यवर्ती बनता है। यहाँ पर आकर क्या बनता है मध्यवर्ती, और उसके बाद ये यहाँ पर आकर इसका पूरा प्रोडक्ट बन जाता है, यानी उत्पाद बन जाता है। तो आप जानते हैं कि संक्रियण ऊर्जा का मान क्या है, अभिकारक का कितना ऊर्जा था और वहां से लेकर कितना ऊर्जा देना पड़ा, ये हमारी संक्रियण ऊर्जा है। और ये अभिक्रिया बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में हुई है, बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ये जो लाइन हमको मिला है उत्पाद का, ये बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति वाला है। अभी हमने उत्प्रेरक को नहीं लिया है। और ये जो संक्रियण ऊर्जा है ये भी क्या है, बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति वाला, और इसको हम EA से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए इसको हम EA से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बेटा, वो अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से प्रदर्शित करता है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर हमने EA से इसको प्रदर्शित किया। अब अगर हम यहाँ पर अभी उत्प्रेरक की उपस्थिति में ही अभिक्रिया कराएं तो ये ग्राफ दूसरे जैसे मिलेगा, ये ऐसे मिलेगा। ये देखिए, ये क्या दूसरा वाला लाइन, ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये वाली अभिक्रिया हो रही है। ये उत्प्रेरक की बिना उपस्थिति में हो रही थी, ये वाली उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रही है। और आप देख पा रहे होंगे कि जब उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है, अब संक्रियण ऊर्जा का मान केवल यहां से लेकर यहां तक, ये दूसरी वाली लाइन में बना रहा हूं। संक्रियण ऊर्जा का मान ये वाला जो मिल रहा है, इसको हम अगर EB से प्रदर्शित कर दें, ठीक है बेटा, तो ये EB है जब उत्प्रेरक की उपस्थिति में संक्रियण ऊर्जा, और ये EA है जब उत्प्रेरक उपस्थित नहीं था तब की संक्रियण ऊर्जा। तो हमने क्या देखा कि जब हम उत्प्रेरक को लेते हैं तो संक्रियण ऊर्जा का मान धीरे धीरे कम हो जाता है, और जब संक्रियण ऊर्जा का मान कम हो जाएगा बेटा तो निश्चित तौर पर उस अभिक्रिया की वेग भी बढ़ जाएगी। भाई पहले हमको ज्यादा ऊर्जा देना पड़ता, तब जाकर वो मध्यवर्ती बनता, तब उत्पाद बनता। अब हमको थोड़ा सा ही ऊर्जा देना है तो हमारा मध्यवर्ती बन जाएगा और उत्पाद भी बन जाएगा। तो सीधा हम बात करें कि संक्रियण ऊर्जा के मान में जितनी ही कमी होगी अभिक्रिया का वेग उतना ही ज्यादा होगा। यानी संक्रियण ऊर्जा का मान घट रहा है, अभिक्रिया उतना ही तेजी से होगा। यानी उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया बहुत ही तेजी से होने लगता है। ठीक है, और यह भी जान लीजिए कि थोड़ा सा उत्प्रेरक, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा, थोड़ा सा ही उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को कई गुना बढ़ा देता है। थोड़ा सा उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को कई गुना बढ़ा देता है। उत्प्रेरक क्या करता है, उत्प्रेरक संक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देता है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि EA बड़ा है, EA वाला बहुत ज्यादा है EB से, यानी ये संक्रियण ऊर्जा जो बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति वाला है वो ज्यादा है। ठीक है बेटा, तो आपने देखा कि उत्प्रेरक किस तरीके से कार्य करता है। नंबर 1, उत्प्रेरक कभी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। हाँ, थोड़े समय के लिए वो मध्यवर्ती बनाता है, लेकिन फिर वो टूटकर अपना जैसे था वैसे हो जाता है। और उत्प्रेरक करता क्या है, वो संक्रियण ऊर्जा का मान कम कर देता है, जिससे अभिक्रिया का वेग तेज हो जाता है या अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, और हमको कम ऊर्जा में ही हमारी अभिक्रिया हो जाती है। वैसे बहुत ऊर्जा देनी पड़ती, और जब संक्रियण ऊर्जा का मान घट जाएगा तो थोड़े से ही ऊर्जा में हम वो अभिक्रिया करा लेंगे। इसको नोट कर लीजिए बेटा।
तो उम्मीद करते हैं बेटा कि आप उत्प्रेरक को अच्छे तरीके से समझे होंगे। उत्प्रेरक कैसे काम करता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है या नहीं लेता, इस बात को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हैव ए नाइस डे।